नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम लाए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो तमाम जरूरी खबरें जो आपके खेत खलियानों से लेकर मंडी और मौसम तक सीधा असर डालती है। आज के इस अंक में हम जानेंगे पशुजन्य उत्पादन में बिहार की रिकॉर्ड बढ़ोतरी पर नई नीति, ठंड में पशुओं की देखभाल से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना, सर्द मौसम में मछलियों के प्रबंधन की तकनीक, मशरूम की खेती से लाभ, पटना के किसान की सफलता की कहानी, पेड़ी थ्रेशर उपकरण, आलू प्याज के ताजा मंडी भाव और अंत में मौसम का हाल। दूध, अंडा और मांस उत्पादन में बिहार का राष्ट्रीय स्तर से बेहतर प्रदर्शन। ठंड बढ़ने के साथ पशुओं की अपाच्य क्रियाओं पर असर, विशेष देखभाल जरूरी। सर्दी में मछली उत्पादन प्रभावित, भोजन की मात्रा कम करने की सलाह। ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती से बढ़िया मुनाफा, ठंड मौसम उपयुक्त। बिहार ने वर्ष 2024 और 2025 में पशुजन्य उत्पादों के क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास विभाग की सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने बताया कि भारत सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में दूध, अंडा और मांस तीनों क्षेत्रों में वृद्धि हुई है और प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर से भी बेहतर रहा। सरकार का लक्ष्य है कि उत्पादन और बढ़े ताकि पशुपालकों को अधिक लाभ मिल सके। पशुपालक भाइयों, इन दिनों बिहार में रात का तापमान कई जगहों पर 4 से 5 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, जबकि दिन में भी ठंड तेजी से बनी हुई है। ऐसे में तापमान के उतार चढ़ाव से पशुओं की अपाच्य क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। इसलिए सूर्यास्त से पहले ही पशुओं को गौशाला में अंदर कर दे, शरीर पर जूट की बोरी डाले और यह सुनिश्चित करे कि गौशाला में सीधी हवा ना लगे। यदि पशु छोटे हैं तो विशेष देखभाल करे। पशुओं को बैठने के लिए पराली अवश्य बिछाकर रखे। मत्स्य पालक भाइयों, सर्दी के दिनों में तालाबों में धूप की कमी हो जाती है, जिससे मछलियों की वृद्धि प्रभावित होती है। विशेषकर छोटी मछलियों को बचाने के लिए इस मौसम में उनके भोजन की मात्रा कम कर दे, क्योंकि पाचन क्रिया धीरे हो जाती है। साथ ही तालाब के पानी की सफाई और गहराई बनाए रखे ताकि तापमान में अचानक बदलाव का असर न पड़े। ठंड का मौसम मशरूम उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। किसान भाई ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सीमित भूमि में भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इन दिनों बाजार में मशरूम की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे आय में और वृद्धि होती है। ग्राम वादीपुर, जिला पटना के प्रगतिशील किसान अमरीश कुमार पिछले 15 वर्षों से पोल्ट्री फार्म चलाते हुए खेती के साथ अतिरिक्त मुनाफा कमा रहे हैं। उनका कहना है कि मौसम में बदलाव और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए मुर्गी पालन एक स्थिर और लाभकारी विकल्प बन गया है। बाजार में ब्रॉयलर मुर्गियों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे अच्छी आय प्राप्त हो रही है। पराली से धान झाड़ने के लिए पैडी थ्रेसर एक उपयोगी और किफायत यंत्र है। इस मशीन की मदद से किसान आसानी से पराली से धान को अलग कर सकते हैं, जिससे मेहनत और समय दोनों की बचत होती है। बाजार में इसकी कीमत भी अन्य बड़े उपकरणों की तुलना में कम है, इसलिए यह छोटे किसानों के लिए भी उपयुक्त है। आइए जानते हैं पटना मंडी के आलू और प्याज के ताजा बाजार भाव। नया लाल आलू 3000 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 2800 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2200 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2300 रुपए प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। प्रदेश में सुबह की घनी से मध्यम धुंध छाई रहने की संभावना है। दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा कम, जबकि रात का तापमान और गिर सकता है। उत्तर बिहार में ठंडी हवा के कारण पाला पड़ने की स्थिति बन सकती है। दक्षिण और मध्य बिहार से मौसम शुष्क रहेगा।
पशुओं को ठंड से बचा कर रखें और खेतों में गेहूं व सब्जियों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई समय पर करें। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों बहनों, बहुत स्वागत है आपको और आपकी समृद्धि को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पशुपालक भाइयों बहनों, दुधारू पशु न सिर्फ हमारे भोजन के बल्कि हमारी आमदनी के भी स्रोत होते हैं। इनका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ताकि बदलते मौसम में या किसी बदलते परिवर्तन में ये रोग से संक्रमित ना हो और इनकी कार्य क्षमता पर असर ना पड़े। इसी के मद्देनज़र आज के अंक में चर्चा का विषय है। आज के अंक में दुधारू पशुओं, विशेष तौर पर गाय और भैंसों पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह इस बदलते मौसम में उनका ध्यान रखें, उनको किसी संक्रमण से प्रभावित ना होने दें और उनका बचाव रखें ताकि उनकी कार्यक्षमता बनी रहे। इस अंक में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दीपक, जो डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में कार्यरत हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और दुधारू पशु, विशेष तौर पर गाय और भैंसों पर बात हो रही है, बदलते मौसम में किस तरह उनका ध्यान रखा जाए, इस पर बात हो रही है। तो सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों बहनों को ये समझाएं कि किस तरह के संक्रमण का, किस तरह के रोगों का खतरा इस मौसम में गाय और भैंसों पर मंडराता है। सर्वप्रथम नमस्कार किसान भाइयों, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो है इस बदलते मौसम में, ठंड के जो मौसम अभी प्रवेश करने वाली है, उसमें हमारे जो पशु हैं, जो विशेषकर दुधारू गाय भैंस, इसमें जो है इसके उत्पादन क्षमता में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आए, इसका जो है स्वास्थ्य में जो है किसी भी तरह का गिरावट नहीं आए। इसमें जो है ठंड का जब मौसम शुरुआत होता है तो हमारे पशु का जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसमें जो है बॉडी में जो है ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मद्देनज़र उसमें जो है विशेषकर जो है संतुलित आहार जो है सर्वप्रथम उसको हम लोग प्रदान करने का जो है कोशिश करेंगे। संतुलित आहार में जैसे जो है भूसा तो खाता ही है, बट भूसा जो है पेट भरने के लिए जो है सिर्फ दिया जाता है। उसके साथ साथ जो है पौष्टिकता के लिए जो है हमें घास, दाना जिसको कि कंसंट्रेट बोलते हैं, उसके साथ साथ मिनरल मिक्सचर्स, खल्ली, और ख़ास करके जो है जाड़े के मौसम में हमें गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। सप्ते में कम से कम जो है 100 ग्राम करके सप्ते में 2 दिन जो है गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, आदि का प्रयोग करना चाहिए। और जो है तेलहन चीज़, जो तेलीय पदार्थ, जैसे कि जो है तेल दें तो बेटर है, नहीं तो फिर खल्ली, उसका एक्सट्रैक्ट जो है उसको अगर हम भोजन में जो खाने में जो है मिलाकर अगर देते हैं तो उसका जो है तापमान जो है शरीर का थोड़ा सा ऊंचा रखता है और जो है जो ठंड से जो है लड़ने की जो है क्षमता पशु में ज़्यादा हो जाता है। और जो है उसके बाद ठंड से अगर हम लोग आहार के से नहीं उसको कंट्रोल करेंगे तो जितने भी तरह के जो है जीवाणु और विषाणु से जो होने वाली बीमारी है उसको जो है प्रभावित करेगा। उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा खाने के बाद जो है उसके प्रबंधन पे ध्यान देना होता है। उसका जहाँ पे जो है शेड है, जहाँ पे रख रखाव किया जाता है, उसमें जो है पशु को जो है ठंड हवा जहाँ आती है उसको जो है जूट के बोरी से उसको जो है पर्दे डाल देना चाहिए, खास करके शाम के टाइम में। और उत्तर दिशा में जो है हवा का बहाव जो है ठंड के मौसम में ज़्यादा होती है, इसलिए जो है उस फ्लो को जो है हमको थोड़ा रोक देना है और चारों बगल से जो है वेंटिलेशन का जगह छोड़ते हुए कोशिश करेंगे कि जूट के बोरे से जो है उसको चारों तरफ से घेर दें।
और ज़्यादा अगर तापमान जो है मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा ठंड बढ़ गया है, तो हम लोग को जो है पशु के ऊपर जो है जूट के बोरी को जो है रख के उसको ढक के जो है उसके बॉडी का तापमान को जो है मेंटेन करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि पशु जो है स्वस्थ उत्पादकता दें, पशु स्वस्थ रहें और जो है उसको रोग से लड़ने की जो है क्षमता बरकरार रहे, जो कोई भी रोग जो है आसानी से उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और जो है इस चीज़ को जो है मेंटेन कर लेंगे तो फिर जो है हमारा पशुपालन का जो में जो इन्वेस्ट किया गया जो पैसा है, जब पशुपालक भाई जिसके लिए जो है पैसा लगाए हैं कि उससे हमें कुछ मिले, खेती के साथ साथ जो है पशुपालन में जो है कुछ आय जो है अर्जित किया जाए, तो ये सब छोटे छोटे बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो जो है पशु स्वस्थ रहेगा, उसकी उत्पादकता बरकरार रहेगी, किसी भी रोग से जो है अच्छे से बचा जा सकता है। और एक बात है कि रोग जो है किसी भी जानवर के लिए जो है पर्टिकुलर जो है बैक्टीरिया और वायरस, जीवाणु या विषाणु जनित रोग होता है, वो अगर उसका जो है प्रभाव अगर ठंडा से आया, उसका खान पान, उसका जो है बाड़े का मैनेजमेंट में थोड़ा सा भी दिक्कत आया तो क्या होगा, पशु जो है स्ट्रेस में आएगा, तनाव में आएगा, जिससे उसका जो है इम्यूनिटी डाउन होगा, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और जो है फिर जो है जीवाणु और विषाणु जो है उसमें कभी कभी तो जीवाणु और विषाणु तो उसके अंदर ही जो है रहता है, बट जब भी उसका इम्यूनिटी डाउन होता है तो वो फिर एग्रेसिव हो जाता है और बीमारी पैदा कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि ठंड के मौसम में जो है थोड़ा सा ध्यान देना है आहार पे, उसके जो है शेड पे, और जो है फिर मौसम का भी ख्याल रखना है कि ज़्यादा जो है सवेरे जो है पशु को चरने के लिए नहीं निकालें, ज़्यादा ठंडा पानी उसको नहीं दें पीने के लिए, थोड़ा सा पानी को जो है गर्म या ताज़े पानी जो है अगर उसको पिलाएंगे तो ठंड से का प्रभाव कम पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है 9 बजे के बाद जो है पशु को जो है फिर बाहर धूप में थोड़ा सा उसको घुमाएं, जिसके कारण जो है धूप जो है एक बहुत कीटनाशक है और इम्यूनिटी प्रदान करता है, उससे जो है कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन होता है, तो अपने आप में एक जो है स्वस्थ रहने का एक गुण है प्रकृति के द्वारा। तो धूप अवश्य दिखाएं। उसके बाद जो है 5 बजे के पहले जो है ठंड हवा का जो है प्रकोप 5 बजे के शाम के बाद जो है फिर ज़्यादा होने लगेगा। उसके पहले जो है पशु को फिर हम लोग जो है उसको बाड़े में उसको रख लें, उसको मैंने दे के खाना पीना लगा के उसको फिर हम सवेरे फिर प्रतीक्षा करें, तो इससे जो है सब कुछ जो है ठीक ठाक रहेगा पशुपालन के क्षेत्र में। जी सर, आपने समझाया कि किस प्रकार बदलते मौसम में जब ठंड प्रवेश कर रही है, इस मौसम में किस तरह पशुओं के आहार का ध्यान रखना है, बाड़े का ध्यान रखना है, जिससे कि वो मौसम के किसी दुष्प्रभाव की चपेट में ना आए। अगर रोगों की बात करें, विशेष तौर पर गाय, जैसा कि आपने बताया कि कुछ विशेष जीवाणु कीटाणु होते हैं जो जानवर विशेष होते हैं और सिर्फ उसी जानवर में रोग को फैलाने का काम करते हैं। तो रोग पर बात करें कि गाय और भैंसों में किस प्रकार के रोगों के संक्रमण का खतरा रहता है, उन रोगों से उसके लक्षण क्या होते हैं और किस तरह की असामान्य स्थिति दिखने पर पशुपालक भाइयों बहनों को चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन आपका है, और जिससे कि जो है पशुपालक भाई जो है अगर इसको जो है अनुपालन करेंगे तो जो है बीमारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे पशुओं में, खास करके जो है दुधारू पशु। आजकल जो ये ट्रेंड चला है संकर नस्ल के पशु, जो हमारे जो ओरिजिन का नहीं है, ये बाहर से विदेशी ओरिजिन का है। हमारे यहाँ जो है उसको सरवाइव करने में थोड़ा तो दिक्कत होती ही है, बट क्रॉस करके उसको जो है हम लोग रख रहे हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन जो है उससे मिल सके, लेकिन साथ साथ में उसे बीमारी का भी खतरा उतना ही रहता है जो है इन कंपेरिजन टू द जो है इंडियन कैटल के, जो हमारा देसी पशु है उसके अपेक्षाकृत जो है संकर नस्ल में ज़्यादा बीमारी का खतरा रहता है। तो आपने जो है किसान भाइयों को बताने के लिए कहा कि जो है ठंड के मौसम में पर जो बीमारी कौन कौन सा जो है प्रभावित कर सकता है। तो बीमारी जो है जीवाणु और विषाणु
उसके साथ साथ जो है कृमि हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो खास करके जो हम लोग प्रमुख बीमारी जो है होने वाली है उस पर पहले बात कर लेते हैं। ठंड के मौसम में जो है जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा तो उसका सबसे पहले जो है निमोनिया जो है, निमोनिया क्या है, ये जो है फेफड़े में जो है इन्फेक्शन, संक्रमण अगर जो है किसी भी तरह से जो है ठंड के कारण या ठंड के कारण जो है उसका तापमान में थोड़ा सा कमी आएगा तो लंग्स में जो है जो फेफड़ा जो है उसका संक्रमित हो जाएगा, जिससे उसको निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया हो जाने के कारण जो है उसका जो है लक्षण ये है कि उसके नाक से, आँख से जो है तरल पदार्थ जो है एक्सक्रीट करने लगेगा। उसके साथ साथ पशु बार बार जो है खांसना शुरू कर देगा। उसके बाद जो है पशु में जो है तापमान जो है उसके शरीर में जो है एकाएक वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी, पशु सुस्त हो जाएगी, खाना जुगाली करना बिल्कुल बंद कर देगी। उसके शरीर पर जो है जो उसका रोआं होता है वो खरा दिखाई देगा। तो इसे पशुपालक भाई को समझ लेना चाहिए कि ये जो है निमोनिया का लक्षण है। इसको पशु को लगता है कि ठंड से जो है निमोनिया हुआ है। उसके लिए जो है बचाव ये करना है जो है उसको गर्म जो है उसका जो शेड है उसको गर्म करके रखें, और जो है उसे बचने के लिए जो है कुछ जो है तुरंत जो है अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं उसको आप सूचित करें, और जो है उसके सलाह पर जो है आप जो है उसका इलाज तुरंत से तुरंत स्टार्ट करें। खास करके बच्चे में, बच्चा जो है ज़्यादा ही निमोनिया से प्रभावित होता है और इसमें मृत्यु दर ज़्यादा होने का चांसेस होगा अगर हमें उसे जो है तुरंत इलाज नहीं स्टार्ट करेंगे तो। सर, आपने समझाया कि किन तरह के रोगों का खतरा होता है हमारे गाय भैंसों को, जो कि हमारे पशुपालक भाइयों बहनों को जिसकी जानकारी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर ये बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि अगर किसी भी तरह की असामान्य स्थिति हमें देखने को मिलती है अपने पशुओं में तो तुरंत हमें पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे अंक में शामिल होने के लिए और ये सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद किसान भाई। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर दीपक, जिन्होंने हमें समझाया कि गाय और भैंसों में किस तरह के रोगों का खतरा होता है और जिससे हमें बचाव की ज़रूरत होती है। इस बदलते मौसम में जिस तरह हम अपना ध्यान रखते हैं, अपनी दिनचर्या में, अपने आहार में बदलाव करते हैं, उसी तरह के बदलाव की ज़रूरत हमारे पशुओं को भी होती है। उनकी दिनचर्या में भी बदलाव की ज़रूरत होती है। सुबह जल्दी उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए, शाम को देर से उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए, या आहार में ऐसा आहार देना चाहिए जिसकी तासीर गर्म हो। इन्हीं सारी विशेष बातों के साथ आज के अंक का समापन होता है। अगले अंक में फिर मिलते हैं आपसे एक नई चर्चा, नए विषय, नए मेहमान के साथ। तब तक आप अपने पशुओं का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और पशुपालन के क्षेत्र में उन्नति करते रहें। इस संदेश के साथ इजाज़त लेते हैं आपसे। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी,
ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।